नमस्कार। मेरा नाम राजेश झा है और अपने YouTube चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह मेरे लिए एक अभिनव प्रयोग है। अभिनव प्रयोग की ज़रूरत किस बात के लिए पड़ी, तो जैसा कि बंधुगण आज के समय में सोशल मीडिया के मार्फत, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात, अपनी मांग, अपने अधिकार, अपनी ज़रूरत और अपनी बहुत सारी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उन सब से संबंधित बातों को हम विश्व के प्रत्येक कोने में पहुंचा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में वैसे भी पूरा का पूरा विश्व अब सिमट गया है और सिमट कर अब वह एक छोटे परिवार की तरह है, जिस परिवार में ज़रूरी है इस बात की कि हम अपनी बात दूसरों तक सभ्य और संवैधानिक तरीके से कैसे पहुंचा पाते हैं। मैं मिथिला राज्य निर्माण सेना एक संगठन है। मिथिला राज्य निर्माण सेना भारत के संविधान के अंतर्गत पृथक मिथिला राज्य आंदोलन का नेतृत्व करती है और हम जो 8 करोड़ मैथिल हैं, हम 8 करोड़ मैथिलों, संपूर्ण 8 करोड़ मैथिलों का यह भाव है कि भारत के संविधान के अंदर हमारे मिथिला राज्य की स्थापना हो, जिससे हमारी सभ्यता और हमारी जो संस्कृति है, उस सभ्यता और संस्कृति को, उसके महत्वपूर्ण कारकों को, उसके महत्वपूर्ण अवयवों को, उसके गुण को हम अक्षुण्ण रख पाएं, उसका संरक्षण हो पाए, उसका संवर्धन हो पाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि मिथिला राज्य की स्थापना हो। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मिथिला के बारे में पता ही नहीं है। मैं अपने भारत की ही बात करूं, हम भारत देश में ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें महान मैथिल परंपरा की, महान मिथिला के सभ्यता और संस्कृति का जो अवदान है भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण में, उसके बारे में उन्हें जानकारी, मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी नहीं होगी, कम होगी। तो मिथिला राज्य निर्माण सेना के बहुत सारे और जो हमारे साथ सेनानी हैं, उन सबों के आग्रह पर हमने यह YouTube चैनल शुरू किया है और इस YouTube चैनल के माध्यम से आज के समय में 8 करोड़ मैथिल जन के द्वारा मिथिला राज्य की मांग क्यों की जा रही है, इसके आलोक में हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में इसकी आत्मा के तौर पर, इस चर्चा के आत्मा के तौर पर मिथिला की जो सभ्यता और संस्कृति है, उस सभ्यता और संस्कृति से भी मैं आपका परिचय कराऊंगा। हम जिस देश में रहते हैं, भारत जो हमारा राष्ट्र है, अगर भारतीय राष्ट्र की उत्पत्ति से संबंधित अगर आप पौराणिक आख्यानों को देखेंगे तो उन पौराणिक आख्यानों में विष्णु पुराण में सबसे पहली बार भारत, जिस भौगोलिक सीमा की बात आज हम करते हैं या जिस भौगोलिक सीमा को एक अखंड भारत के तौर पर जाना जाता है, अखंड भारत के तौर पर जिस भौगोलिक सीमा के बारे में चर्चाएं की जाती हैं या जिस भौगोलिक सीमा को आप भारतवर्ष, आर्यावर्त के तौर पर जानते हैं, उसके बारे में सबसे पहले जो एक स्पष्ट व्याख्या हमें दिखती है वह विष्णु पुराण में दिखती है। विष्णु पुराण में जब आप उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, मतलब हिमवतन, हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर का जो बृहद क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को भारत कहा गया और उस बृहद क्षेत्र में बसने वाले जितने लोग हैं, उन लोगों को, उन नागरिकों को उनकी संतति माना गया, भारत की संतति माना गया, उन्हें भारतीय कहा गया, भारतीय कहा गया। वैसे ही अगर आप मिथिला की बात करेंगे तो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में जो वेदों के बाद वेदों के अध्ययन को और समुचित बनाने के लिए, वेदों के अध्ययन को और दुरूह वेदों के अध्ययन को और सहज बनाने के लिए जो पुस्तकें लिखी गई, जो महत्वपूर्ण हमारे पौराणिक जो ऋषि थे, हमारे पुराने हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनके द्वारा जो स्क्रिप्ट्स लिखी गई, उनमें शतपथ ब्राह्मण का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, उसका बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। और आपको बताते हुए यह प्रसन्नता होती है कि मिथिला का शब्द सबसे पहले मिथिला क्षेत्र के बारे में शतपथ ब्राह्मण में ही उल्लेख आया है। हम सब जानते हैं कि सरस्वती के तट पर जो
पुरानी जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, पुरानी जितनी भी सभ्यता संस्कृति, खास करके हमारे भारत क्षेत्र में भौगोलिक रूप से भारतीय क्षेत्र में जो सभ्यता संस्कृति थी, उनमें सरस्वती नदी के तट पर बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता का निर्माण हुआ था, सभ्यता का विकास हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में यह उल्लेख आया है कि उसी सरस्वती नदी के तट पर विदेह मथवा और उनके गुरु गौतम राहुगन सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, और सरस्वती नदी के तट पर किन्हीं कारणों से उन्होंने सरस्वती नदी के तट को छोड़कर और पूर्व की ओर गमन करना शुरू किया। आप समझिए, सरस्वती नदी आज तो सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी सरस्वती की उत्पत्ति के संबंध में अगर आप देखेंगे, और जिस जगह जिस समय सरस्वती नदी वह पुनीता नदी बहा करती थी, आज भी भौगोलिक रूप से वह जगह, वह क्षेत्र हम सब जानते हैं कि वह किस जगह पर है। वैसे भी आर्यों के अगर आप गमन की बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को यह बात पता है कि आर्यों का जो मूवमेंट हुआ है कैस्पियन सागर के, ईरान के पठारी क्षेत्र से, जब कैस्पियन सागर से जब आर्यों के एक समूह का गमन शुरू हुआ, समूह ने चलना शुरू किया, और अफगानिस्तान के क्षेत्र में जब वो बहुत दिनों तक रहने के बाद पहली बार जब वो हिंदू कुश पर्वतमालाओं को क्रॉस करके, उनको उस दर्रे से पार करके वो जब एक ऐसे क्षेत्र में आए जहाँ 5 नदियाँ बहा करती थी, जहाँ 5 तरह की नदियों का जल मिलता था। पंज आब वह क्षेत्र है, पंज मीन्स 5, आब मीन्स जल, 5 तरह की नदियों का जल जहाँ पर उपस्थित था, जो पंजाब है, उसी पंजाब क्षेत्र में वहाँ से मूवमेंट करने के बाद सबसे पहली बार उन लोगों का ठहराव हुआ था, और उसी पंजाब क्षेत्र में वो सरस्वती नदी भी बहा करती थी। तो सरस्वती नदी के तट पर विदेह मथवा और गौतम राहुगन जो उनके गुरु थे, जब उन्होंने वहां से आगे की मूवमेंट के लिए स्वयं को तैयार किया, आगे की यात्रा के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, तो उनकी यात्रा एक जगह पर आकर रुकती है। शतपथ ब्राह्मण में वह कहानी इसी तरीके से है। एक सामने में नदी आ जाती है, जो नदी सदानीरा है। सदानीरा है मतलब वर्ष के 12 महीने जो नदी तीव्र गति से बहती है, जिसमें जल की कभी कमी नहीं होती, वह सदानीरा आज के समय में गंडक है, जिसे हम गंडक कहते हैं, वह सदानीरा ही है। उसी सदानीरा के तट पर आकर विदेह मथवा और गौतम राहुगन ठहर गए, और उन्होंने वैश्वानर अग्नि पहले के जमाने में हम जानते हैं मानवीय सभ्यता का जो विकास है, उस मानवीय सभ्यता के विकास में, ह्यूमन इवोल्यूशन में अग्नि, आग का जो आविष्कार है, वह आग के आविष्कार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। हम सब जो मॉडर्न मैन हैं, मॉडर्न मैन जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है, जो विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे होंगे या जिनको मानवीय सभ्यता के विकास में, मानवीय सभ्यता के विकास के चरणों के अध्ययन में जिनकी रुचि होगी, वह जानते होंगे कि कैरलस लीनियस ने यह वर्ड बनाया था होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मतलब वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी। मानव की सभ्यता में हम होमो सेपियंस ही हैं जिनमें बुद्धि का विस्तार हुआ, और बुद्धि का उपयोग करके हमने इस धरती को स्वयं के रहने लायक बनाया। लेकिन होमो सेपियंस में भी अभी तक 3 कैटेगरी आ चुकी हैं। सबसे पहले जो होमो सेपियंस आया वो था होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस और निएंडरथल मैन। उसके बाद होमो सेपियंस फॉसिलिस और क्रो-मैग्नन मैन, और आज के समय में हम लोग हैं होमो सेपियंस और मॉडर्न मैन। आपको जानकर या मुझे लगता है खुशी मिलेगी कि इस मानवीय सभ्यता के विकास में जो अलग अलग तरीके के मानव अलग अलग चरणों में इस धरती पर आए, उन्होंने भी अग्नि के आविष्कार को, आग के आविष्कार को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना, और मानव सभ्यता के विकास में, मानव सभ्यता के इवोल्यूशनरी कंसेप्ट में फायर, अग्नि का जो उद्भव है, अग्नि का जो आविष्कार है, उसने बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। इसीलिए अलग अलग धर्मों में भी अगर आप देखेंगे तो अग्नि को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। हमारी सभ्यता संस्कृति में, सनातन सभ्यता संस्कृति में तो अग्निदेव के रूप में उपस्थित हैं, और आप पुराने जितनी भी संहिताओं का अध्ययन करेंगे उसमें आप देखेंगे कि अग्नि को एक महत्वपूर्ण देवता के तौर पर स्थापित किया गया है। उसी सभ्यता संस्कृति के वाहक विदेह मथवा
और उनके गुरु गौतम राहुगन जब सदानीरा के तट पर उपस्थित हुए तो सदानीरा के तट पर आकर उन्हें यह बात समझ में नहीं आई कि किस तरीके से इस क्षेत्र को हम पार करें और हम पूर्व के क्षेत्र में उपस्थित हो जाएं, पूर्व के क्षेत्र में चले आएं। उसी सतपथ ब्राह्मण में यह भी उल्लेख है कि सदानीरा के पूर्व की जो धरती थी वह उस वक्त दलदली थी, और वह जो दलदली जगह थी वो इसलिए उस सतपथ ब्राह्मण में तो ऐसा उल्लेख है कि गौतम राहुगन जो गुरु थे उन्होंने वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित की और उस वैश्वानर अग्नि को अपने मुंह में धारण करके वो उसे पार कर गए सदानीरा को। और इस क्षेत्र में आकर वैश्वानर अग्नि से जब उन्होंने यह बात पूछी कि हम अब कहाँ रहें, तो वैश्वानर अग्नि ने ही उन्हें यह बात समझाई कि आप इस सदानीरा के पूर्व के क्षेत्र में रहें, पूर्व के क्षेत्र में आप अपना निवास स्थान बनाएं। तो कहा यह भी कहानी में आता है कि किस तरीके से वो पार कर गए गंडक को, पूर्व के क्षेत्र में आए। यहाँ की जमीन दलदली थी, पेड़ पौधे थे, अग्नि पहली बार यहाँ प्रवेश कर गई और अग्नि का उपयोग करके इस क्षेत्र को उन्होंने कृषि के लायक बनाया। यहाँ जो दलदली वाला जो एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के पीछे भी साइंस है, हम सब जानते हैं। मैं फिर से उसी इवोल्यूशन के पॉइंट पर जाऊंगा। बहुत सारे लोगों को यह बात जानकारी होगी, बहुत सारे लोगों को यह बात जरूर पता होगी कि आज जिस जगह पर हम हिमालय को देखते हैं यह एक नया पर्वत है। हिमालय पृथ्वी की उत्पत्ति के वक्त में नहीं था, लेकिन जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होने से अलग अलग पर्वत बने, अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं बनी, तो उसी क्रम में जिस जगह पर कभी टेथिस सी हुआ करता था, आज जिस जगह पर आप हिमालय और उसकी तराई के क्षेत्रों को देखते हैं, इवोल्यूशनरी कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पर कभी एक टेथिस सी हुआ करता था और उसी टेथिस सी के नीचे धरती के दो टेक्टोनिक प्लेट्स थे, एक जो चाइना वाला साइड का प्लेट और एक जो अभी का भारत है इसके साइड का प्लेट। और इन दोनों प्लेट्स की टकराहट से जो एक फोर्स जनरेट हुआ, एक दबाव बना, वही उस दबाव ने टेथिस सी को ऊपर की तरफ उठा दिया और ऊपर की तरफ उठकर उसने एक नए पर्वतमाला श्रृंखला की स्थापना की, जिसे आज हम हिमालय के नाम पर जानते हैं। और इसीलिए हिमालय से तराई के जो क्षेत्र हैं वो आज भी वहाँ की जो मिट्टी है वह अभी उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हुई है। पहाड़ पठार गोंडवाना लैंड की तरह जो पुरानी धरती है उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। उस गोंडवाना लैंड की जो धरती है, पठारी क्षेत्र की जो धरती है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती है। लेकिन हिमालय और उसकी तराई का जो क्षेत्र है, हिमालय और उसकी तराई का क्षेत्र आज भी अभी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ है। लेकिन जबकि यह बात है सतपथ ब्राह्मण के समय की जब कहानी है, उस वक्त जिस दलदल शब्द का उपयोग सतपथ ब्राह्मण में किया गया है, दलदली भूमि का उपयोग किया गया है, तो यह सर्वविदित है कि यह क्षेत्र इस पॉइंट से भी इवोल्यूशनरी कंसेप्ट से कनेक्टेड होता है कि हिमालय की तराई का वह क्षेत्र, गंडक से सदानीरा के पूर्व का वह क्षेत्र, जहां विदेह मथवा और उनके गुरु गौतम राहुगन सबसे पहली बार आए और उन्होंने यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट एस्टैब्लिश किया, मानवीय बस्ती स्थापित की। उसी मानवीय बस्ती का जो क्षेत्र है वह मिथिला के नाम से बाद में प्रचलित होता है। यह शब्द विदेह मथवा से आया हुआ विदेह, और बाद में और भी बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत कुछ कहानियां तो आप भी जानते होंगे कि जब निमि के शरीर को जब मथा गया, उससे जिस व्यक्ति का जन्म हुआ, मिथि का जन्म हुआ, और उसी ने इस क्षेत्र को व्यवस्थित किया, उसके नाम पर, उनके नाम पर इस क्षेत्र को हमने मिथिला कहना शुरू किया। बृहद विष्णु पुराण में भी यह बात उल्लेखित है। जैसे आप भारत की व्युत्पत्ति से संबंधित पहली व्याख्या, भौगोलिक दृष्टिकोण से पहली व्याख्या आप विष्णु पुराण में देखते हैं, उत्तरम यत्र समुद्रस्य और हिमाद्रश्चैव दक्षिणा, वैसे ही बृहद विष्णु पुराण में भी कौशिकी समारंभ्य इस तरीके से एक श्लोक है, जो श्लोक यह स्थापित करता है कि कितनी दूर का भौगोलिक क्षेत्र मिथिला के नाम से जाना जाए। बाद में कविश्वर चंदा झा ने इसी कौशिकी गंतु समारंभ्य, इसी श्लोक को मैथिली में परिमार्जित करके उन्होंने कहना शुरू किया। मैथिली भाषा के लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं इस अपनी भौगोलिक व्याख्या इसी से कविश्वर चंदा झा की बात से करते हैं। गंगा बहत जिनक दक्षिण दिश पूर्व कौशिकी धारा, मतलब गंगा
जिधर दक्षिण के तरफ है कोसी, जिसके पूरब की तरफ है वह क्षेत्र, और सदानीरा गंडक इधर पश्चिम की तरफ है, उसके बीच की जो भौगोलिक सीमा है वह भौगोलिक सीमा मिथिला है। मतलब मेरे कहने का यह है बंधुगण कि अगर आप भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, भारत की सभ्यता और संस्कृति, भौगोलिक दृष्टि से भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, तो आर्यों का गमन, आर्य जिस तरीके से अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमालाओं को पार करके पंजाब आए, और पंजाब से जब उन्होंने पूर्व की तरफ सरस्वती नदी के तट से जब पूर्व की तरफ उन्होंने अपना प्रस्थान शुरू किया, तो पूरी की पूरी जो एक लाइन बनती है, आज के समय में आप पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इधर मिथिला की तरफ चले आते हैं, बिहार की तरफ। आज तो बिहार शब्द है, यह भी एक तरीके का एक, मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती है कि मनुष्य के इस क्षेत्र में बसावट के समय जो सभ्यता संस्कृति यहाँ विकसित हुई, जिस सभ्यता संस्कृति का नाम मिथिला हुआ, वह मिथिला आज विलोपित है। और बिहार जो बहुत बाद का शब्द है, बहुत परवर्ती शब्द है, बिहार शब्द से आज हमारी भौगोलिक सीमा जानी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण के काल में अभी जी रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है, भारतवासियों को अगर ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर की शुरुआत हो रही है, या फिर उसकी अगर आवश्यकता है, तो यह भी उतना ही सत्य है कि उस दौर में उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जो चेतना है, उस चेतना की ज्वाला को तभी उपयुक्त स्थान मिल सकता है जब हम प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति के जो अवयव हैं उनको स्थापित करें। तो इस दृष्टि से भी मिथिला का क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वप्रथम अगर आप पौराणिक आख्यानों को देखेंगे तो जिस जगह भारत की चर्चा होती है उसी जगह मिथिला की भी चर्चा होती है। एक तरीके से भारत शब्द की व्युत्पत्ति और मिथिला शब्द की व्युत्पत्ति एक समान है, एक जैसी है। आर्यों के गमन के बाद ही यह क्षेत्र जब मनुष्य के रहने लायक हुआ, उस समय से जिस सभ्यता और संस्कृति को आप भारतीय सभ्यता संस्कृति के तौर पर देखते हैं, उस भारतीय सभ्यता संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अंग के तौर पर मिथिला को जाना जाना चाहिए। यह YouTube चैनल जो मैं अपनी बात अब कहानियों के मार्फत से अपनी बात अलग अलग जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनके मार्फत जब हम लोग मिथिला की बात कहना शुरू करेंगे, मिथिला के तत्व के विमर्श का यह जो एक चैनल है, मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम सब की बात, मेरी बात आप तक पहुंच पाए। मिथिला तत्व विमर्श के नाम से, मिथिला तत्व विमर्श के नाम से इस चरण की शुरुआत की जा रही है, और मैं राजेश शाह आपको अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण अवयवों में से, इस पूरे भारतीय क्षेत्र में प्राचीन आर्यों की बसावट के समय से जो सभ्यता संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हुई, जिसका भारत के निर्माण में, भारतीय सभ्यता संस्कृति के निर्माण में जिसका सबसे महत्वपूर्ण अवदान रहा, योगदान रहा, जिसे आज कतिपय राजनीतिक कारणों के कारण, कतिपय राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण जिसे विलोपित करने का प्रयास किया जा रहा है, खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उस मिथिला की सभ्यता और संस्कृति के तत्व के विमर्श के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग और समर्थन इस चैनल को मिलेगा और हम मिथिला की बात, मिथिला के तत्व का विमर्श आप तक पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।